नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, जो कि है बोन ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक लीजन्स, जिसमें हम बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स, ट्यूमर्स ऑफ अननोन ऑरिजिन, लेशंस सिम्युलेटिंग प्राइमरी न्यूप्लाज्म्स एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर्स। तो सबसे पहले बोन ट्यूमर्स एंड ट्यूमर लाइक लेशंस। Rarity of primary bone tumors and the often disfiguring surgery required to treat the bone malignancy makes this group disorder especially challenging। ठीक है, एक तो ये रेयर है ट्यूमर्स और इनकी सर्जरी वगैरह करना बहुत ही इनको ट्रीट करना एक डिसफिगरिंग सर्जरी है जो कि इसको चैलेंजिंग बना रही है। ठीक है, 2400 प्राइमरी बोन सार्कोमास डायग्नोज हुए हैं हर साल यूएस में। थेरेपी का एम है कि इनको ऑप्टिमाइज़ करे सर्वाइवल पेशेंट का, जबकि फंक्शन ऑफ द अफेक्टेड बॉडी पार्ट भी जो है मेंटेन रहे। तो प्री डायलेक्शन जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्यूमर्स की फॉर सर्टेन एज ग्रुप्स और पार्टिकुलर इनकी एनाटॉमिक साइट जो है प्रोवाइड करती है इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक क्लू। फॉर एग्जांपल जैसे ऑस्टियोसार्कोमा है तो ये पीक करता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस के दौरान और मोस्ट फ्रीक्वेंटली नी को इन्वॉल्व करता है, जबकि कॉन्ड्रोसार्कोमा की बात करें तो ओल्डर एडल्ट्स में होगा, पेल्विस को और प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटीज़ को इन्वॉल्व करेगा। बोन की ट्यूमर्स जो है प्रेजेंट कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज में। कॉमन वाला बिनाइन लीजन्स होती हैं, मोर कॉमन होती हैं और एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, ज़्यादातर इंसिडेंटल फाइंडिंग है। बहुत से ट्यूमर हाउएवर पेन प्रोड्यूस करेंगे या स्लोली ग्रोइंग मास होगा। कुछ सर्कमस्टांसिस में पहली जो हिंट होती है ट्यूमर के प्रेजेंस की वो होता है पैथोलॉजिक फ्रैक्चर हो जाए, यानी किसी पैथोलॉजी की वजह से फ्रैक्चर हो। ठीक है, रेडियोग्राफिक इमेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी डायग्नोसिस में। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग द एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और एक्सटेंट कितना है ट्यूमर का, तो हम इमेजिंग स्टडीज़ भी कर सकते हैं ताकि हम डिटेक्ट करें फीचर्स जो नैरो करेंगे डायग्नोस्टिक पॉसिबिलिटीज़ को। ऑलमोस्ट सारे केसेस में बायोप्सी जो है ना बहुत ज़रूरी होती है डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए। तो जब पॉसिबल होगा तो बोन ट्यूमर्स को हम क्लासीफाई करेंगे नॉर्मल सेल या मैट्रिक्स जो वो प्रोड्यूस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। लेजन्स जो कि जिनमें नॉर्मल टिश्यू काउंटर पार्ट्स नहीं होंगे उनको हमने ग्रुप किया है अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिको पैथोलॉजिक फीचर्स। फॉर एग्जांपल अब ये टेबल है तो इसमें देखें क्लासिफिकेशन दिखाई गई है सिलेक्टेड प्राइमरी बोन ट्यूमर्स की, कार्टिलेज फॉर्मिंग, बोन फॉर्मिंग, अननोन ओरिजिन के। कार्टिलेज फॉर्मिंग में बिनाइन में आपने याद रखना है एक ओस्टियोकोंड्रोमा और दूसरा कॉन्ड्रोमा है। ओस्टियोकोंड्रोमा ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स के मेटाफाइसिस में होता है, लेकिन कॉन्ड्रोमा हैंड्स एंड फीट्स हाथों और पैरों की स्मॉल बोन्स में कॉन्ड्रोमा होता है। ऑस्टियोकोंड्रोमा 10 से 30 साल की उम्र में, कॉन्ड्रोमा 30 से 50 साल की उम्र में। ऑस्टियोकोंड्रोमा में बोन एक्सरसेंस जो है कार्टिलेज कैप के साथ होगी। कॉन्ड्रोमा में क्या होगा, सर्कमस्क्राइब सा हाईलाइन कार्टिलेज नोड्यूल हमें मेडुला में मिलेगी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। अगला कार्टिलेज फॉर्मिंग बिनाइन के बाद दूसरा मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट में याद रखिएगा कि कॉन्ड्रोसार्कोमा जो है ये कार्टिलेज फॉर्मिंग होता है, तो ये पेल्विस में होता है, ज़्यादातर शोल्डर्स में 40 से 60 के दरमियान, मेडुला से लेके कॉर्टेक्स तक एक्सटेंड करेगा इनटू द सॉफ्ट टिश्यूज़। कॉन्ड्रोसाइट्स जो है इंक्रीज सेल्युलैरिटी और ए टाइपिया के साथ हमें इसमें मिलेंगे। अब कार्टिलेज के बाद बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स होते हैं जिसमें बिनाइन में ऑस्टियोइड ओस्टियोमा ऑस्टियोब्लास्टोमा आ जाता है और मैलिग्नेंट में ऑस्टियोसार्कोमा। तो ऑस्टियोइड ओस्टियोमा लॉन्ग बोन्स की मेटाफाइसिस में होगा, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम में तीनों ही बल्कि 10 से 20 साल के दरमियान में होते हैं उम्र में। ऑस्टियोइड ओस्टियोमा में कॉर्टिकल इंटरलेसिंग माइक्रोट्रेबिकुलाई ऑफ वुवन बोन मिलते हैं हमें। ठीक है, इंटरलेसिंग होंगे ये माइक्रोट्रेबिकुलाई वुवन बोन के कॉर्टिकल, जबकि ऑस्टियोब्लास्टोमा में हमें पोस्टीरियर एलिमेंट ऑफ वर्टिब्रा में हिस्टोलॉजी सिमिलर है जिस तरह ऑस्टियोइड ओस्टियोमा की। जबकि जो इसका मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट है ऑस्टियोसार्कोमा, ये मेटाफाइसिस ऑफ डिस्टल फीमर प्रॉक्सिमल टिबिया इस साइड पे मौजूद होता है और एक्सटेंड करेगा मेडुला से लेके और लिफ्ट कर देगा पेरीओस्टियम को भी। मैलिग्नेंट सेल्स एक वुवन बोन बना देंगे। थर्ड कैटेगरी है अननोन ओरिजिन के बिनाइन ट्यूमर, जिसमें जाइंट सेल ट्यूमर एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आ जाता है। ये दोनों बिनाइन है। जाइंट सेल ट्यूमर एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में होगा, लेकिन एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट जो है प्रॉक्सिमल टिबिया, डिस्टल फीमर और वर्टिब्री में होते हैं। जाइंट सेल ट्यूमर 20 से 40 के दरमियान, लेकिन एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट 10 से 20 के दरमियान होगी एज ग्रुप। ठीक है, जाइंट सेल ट्यूमर मेडुला को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, कॉर्टेक्स को भी, और उसमें शीट ऑफ ओस्टियोक्लास्ट हमें मिलती हैं। एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट में वर्टिब्रल बॉडी में हेमरेजिक स्पेसेस मिलेंगी जो कि सेपरेट हुई होंगी सेल्यूलर फाइब्रस सेप्टा के साथ।
लास्ट है इसका मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट जो कि अननोन ओरिजिन का है, उसमें एविंग सार्कोमा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग बोन्स की लेकिन डायाफाइसिस में होता है 10 to 20 ईयर्स के एज में, और शीट ऑफ प्रिमिटिव स्मॉल राउंड सेल्स हमें इसमें मॉर्फोलॉजी में मिलती हैं। तो अब देखें ये टेबल हमने देखा तो बिनाइन ट्यूमर्स ग्रेटली आउट नंबर कर रहे हैं अपने मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट्स को, और ये ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहे हैं बिनाइन वाले विद इन द फर्स्ट 3 डिकेड ऑफ लाइफ। ओल्डर एडल्ट्स में बोन का ट्यूमर ज़्यादा लाइकली है कि वो मैलिग्नेंट हो रहा है, ठीक है, हमने सारा टेबल में देखा। अब इन सब की डिटेल थोड़ी सी देखेंगे। तो सबसे पहले बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हमने टेबल में भी देखे। अब इस कैटेगरी के जो ट्यूमर्स हैं ये अनमिनरलाइज्ड वाली ऑस्टियोइड या मिनरलाइज्ड वाली वोवन बोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें है सबसे पहला बिनाइन ऑस्टियोइड ओस्टियोमा एंड ओस्टियोब्लास्टोमा। हमने देखा कि ऑस्टियोइड ओस्टियोमा और ओस्टियोब्लास्टोमा बिनाइन बोन ट्यूमर्स हैं जिनकी एक जैसी सिमिलर हिस्टोलॉजिक फीचर्स हैं, लेकिन वो क्लिनिकली और रेडियोग्राफिकली डिफर करते हैं। ऑस्टियोइड ओस्टियोमा डेफिनेशन के लिहाज से 2 सेंटीमीटर से कम डायमीटर के हैं और ज़्यादा कॉमन यंग मैन में होते हैं। 50% केसेस जो है वो फीमर को या टिबिया को इन्वॉल्व करते हैं, वेरिन ये टिपिकली अराइज करते हैं कॉर्टेक्स के अंदर। अब यूजुअली इनमें हमें थिक एक रिम मिलती है रिएक्टिव कॉर्टिकल बोन की, जो कि ओनली क्लू होती है रेडियोग्राफ पे, ठीक है। डिस्पाइट कि इनका छोटा सा साइज़ है, लेकिन जब ये प्रेजेंट होंगे तो ये सिवियर नॉक्टर्नल पेन करवाते हैं जो कि एस्पिरिन से ही रिलीव होता है या फिर किसी और एनसेड्स की मदद से, ठीक है। नॉक्टर्नल याद रखिएगा, रात के टाइम पे ज़्यादा इसमें पेन होता है। तो अब जो है इसमें पेन प्रोबेबली कॉज होता है क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ये ऑस्टियोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से पेन हो रहा है। ऑस्टियोब्लास्टोमा की अब अगर बात करें, एक ओस्टियोमा हो गया, ऑस्टियोब्लास्टोमा अब जो है ये इसमें अब 2 सेंटीमीटर से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व करता है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ वर्टिब्रा को, यानी लेमिना को, और पेडिकल्स जो होती है ना वर्टिब्रा में, उनको इन्वॉल्व करता है ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। अब इसमें जो पेन है वो एस्पिरिन से भी अनरिस्पॉन्सिव है। ट्यूमर ज़्यादातर इंड्यूस नहीं करवाएगा मार्क्ड बोनी रिएक्शन, ठीक है। अब ये इसमें डिफरेंस हो गया। अब ओस्टियोमा जो हमने कहा वो फ्रीक्वेंटली हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन के थ्रू ट्रीट कर लेते हैं, जबकि ओस्टियोब्लास्टोमा को हम क्यूरेट करते हैं या एक्सरसाइज करना होता है। मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन इनमें रेयर है। मॉर्फोलॉजी देखें, ओस्टियोमा ओस्टियोब्लास्टोमा राउंड से ओवल मास की तरह होते हैं, हेमरेजिक ग्रिटी टैन टिश्यू के, वेल सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं और रैंडमली इंटरकनेक्टिंग डेलिकेट सी ट्रेबिकुलाई के साथ कंपोज हुए होते हैं, वुवन बोन की ट्रेबिकुलाई के साथ, जो कि प्रोमिनेंटली रिम्ड होगी बाय अ सिंगल लेयर ऑफ ओस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट की एक लेयर उनको कवर करके रखेगी। तो इसमें फिगर में देखिए ओस्टियोइड ओस्टियोमा कंपोज हुआ है हैफेजर्डली इंटरकनेक्टिंग ट्रेबिकुलाई ऑफ वोवन बोन का बना हुआ है, जो कि रिम हुआ है प्रोमिनेंट ओस्टियोब्लास्ट के साथ, ठीक है। इंटरट्रेबिकुलर स्पेसेस देखिए वास्कुलराइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ ये फिल हुई हुई हैं। देन कह रहा है कि स्ट्रोमा जो होगा ना इन सराउंडिंग नियोप्लास्टिक बोन का, उस स्ट्रोमा में हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा जिसमें बहुत से डायलेटेड और कंजेस्टेड कैपिलरीज होंगी। रिलेटिवली इनका छोटा साइज होता है, वेल डिफाइंड इनके मार्जिन्स होते हैं। बिनाइन साइटोलॉजिक फीचर्स जो है नियोप्लास्टिक ओस्टियोब्लास्ट की ये हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश दीज ट्यूमर्स फ्रॉम द ओस्टियोसार्कोमा। ऑस्टियोइड ओस्टियोमास जो है एलिसाइट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव बोन, जो कि लेजन को इनसर्कल कर देगी, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टिव बोन होती है जो कि बनती है ऑस्टियोइड ओस्टियोमा में, ठीक है। रिएक्टिव बोन बनेगी जो इस लेजन को इनसर्कल कर देगी। अब जो है इसका बोन फॉर्मिंग जो ट्यूमर है उसमें हमने अगला मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट पढ़ा था ओस्टियोसार्कोमा। तो ओस्टियोसार्कोमा याद रखिएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ओस्टियोइड मैट्रिक्स बनाएगा या फिर मिनरलाइज्ड बोन बना देगा। एक्सक्लूडिंग हेमेटोपोइटिक ट्यूमर्स जैसे कि माइलोमा लिम्फोमा, ये ओस्टियोसार्कोमा बहुत ही कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है बोन का। मैलिग्नेंट ट्यूमर अगर हम उनको हेमेटोपोइटिक वालों को एक्सक्लूड करें, बहुत ही कॉमन है ये। ओस्टियोसार्कोमा जो है बायमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, यानी 75% ओस्टियोसार्कोमा यंगर देन 20 ईयर्स ऑफ एज से भी पहले डेवलप हो जाते हैं। स्मॉलर जो सेकंड पीक है ये ओल्डर एडल्ट्स में होती है जो कि फ्रीक्वेंटली किसी कंडीशन के साथ सफ़र कर रहे होते हैं जो उनको प्री डिस्पोज कर देती है इस ओस्टियोसार्कोमा के लिए, लाइक पैगेट डिजीज़ होती है या उनको या बोन इन्फार्क्ट या कोई रेडिएशन हो प्रीवियस, इस तरह के को हम कहते हैं सेकेंडरी ओस्टियोसार्कोमा। ओवरऑल मैन याद रखिएगा ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनस्पत वुमेन के 1.6:1। मोस्ट कॉमन साइड अडोलेसेंट में होती है मेटाफाइजियल रीजन, उनके डिस्टल फीमर का मेटाफाइजियल रीजन और प्रॉक्सिमल टिबिया। ओस्टियोसार्कोमा एक पेनफुल प्रोग्रेसिव इनलार्जिंग मास की तरह प्रेजेंट करेगा जो बढ़ता जा रहा है प्रोग्रेसिवली, ठीक है। प्रोग्रेसिवली इनलार्जिंग मास की तरह प्रेजेंट करेगा। कभी कभार जो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर है वो फर्स्ट इसमें इंडिकेशन होती है।
रेडियोग्राफ में हमें लार्ज सा एक डिस्ट्रक्टिव मिक्स्ड लाइटिक भी और स्क्लेरोटिक सा मास नज़र आएगा इनफिल्ट्रेटिव मार्जिन्स के साथ। इनफिल्ट्रेटिव मार्जिन्स होंगे, ठीक है। तो 21.16 में देखें, ये डिस्टल फीमोरल ओस्टियोसार्कोमा दिखाया गया है। प्रोमिनेंट बोन फॉर्मेशन भी इसमें नज़र आ रही है जो एक्सटेंड कर रही है इस सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है। पेरिओस्टियम जो है वो लिफ्ट की गई है, तो वो लेड डाउन हुई है बाय अ ट्राइंगुलर शीट ऑफ रिएक्टिव बोन जिसको हम कॉडमैन ट्राइंगल कहते हैं। तो इसमें देखें ये पेरिओस्टियम जो है ना वो बिल्कुल इस तरह से लिफ्ट हो गई है। तो क्योंकि जो है नीचे एक ट्राइंगुलर शेल है रिएक्टिव बोन का, तो इसको हम कह रहे हैं कॉडमैन ट्राइंगल, ठीक है। ये एरो इसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही कह रहा है कि ट्यूमर जो है फ्रीक्वेंटली कॉर्टेक्स से ब्रेक थ्रू कर रहा है और पेरियोस्टियम को भी लिफ्ट कर दे रहा है, जिसके नतीजे में रिएक्टिव सब पेरियोस्टियल बोन फॉर्मेशन हो रही है। पेरियोस्टियम के नीचे एक रिएक्टिव बोन फॉर्मेशन हो रही है। तो इसमें जो हमने ट्राइंगुलर शेडो देखा ना कॉर्टेक्स के दरमियान और रेज्ड एंड ऑफ पेरियोस्टियम के दरमियान, ये कॉर्टेक्स है और ये पेरियोस्टियम का रेज्ड एंड है। ये ट्राइंगल जो बना हुआ है इसको हम रेडियोग्राफिकली कॉडमैन ट्राइंगल कहते हैं। ये इंडिकेटिव होता है एग्रेसिव ट्यूमर का, ठीक है, लेकिन ये पैथोग्नोमिक नहीं है ऑस्टियोसार्कोमा का, बस एग्रेसिव ट्यूमर का ये इंडिकेटिव है। अब पैथोजेनेसिस को देखें, ऑस्टियोसार्कोमा किस तरह हो रहे हैं। तकरीबन 70% जो है ये एक्वायर्ड जब जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएँ, जैसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एब्रेशंस। तो मोलिकुलर स्टडीज़ ने शो किया है कि इस तरह की जो ट्यूमर्स हैं इनमें ज़्यादातर म्यूटेशंस होती हैं वेल नोन ट्यूमर सप्रेसर और ऑन्कोजीन्स की। रेटाइनोब्लास्टोमा याद रखिएगा बहुत ही क्रिटिकल नेगेटिव रेगुलेटर है सेल साइकिल का। पेशेंट जिनमें जर्मलाइन म्यूटेशन आ जाती है इस रेटाइनोब्लास्टोमा में, उनको 1000 फोल्ड ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको ऑस्टियोसार्कोमा हो, ठीक है, डेवलप हो, इंसिडेंस हो और रिस्क होता है। अब सोमेटिक जो है रेटाइनोब्लास्टोमा म्यूटेशन है ये तकरीबन 70% ऑफ स्पोरेडिक ऑस्टियोसार्कोमास में भी होती है, ठीक है। एक तो एक जर्मलाइन म्यूटेशन आ रही है रेटाइनोब्लास्टोमा में तो उनको 1000 फोल्ड ज़्यादा रिस्क है। दूसरा सोमेटिक म्यूटेशन आ जाती है तो 70% स्पोरेडिक ऑस्टियोसार्कोमा में। इसके अलावा TP53 जीन याद रखिएगा जिसका प्रोडक्ट फंक्शन जो है एज अ गार्डियन ऑफ द जीनोमिक इंटेग्रिटी बाय प्रोमोटिंग द DNA रिपेयर एंड अपोप्टोसिस को ये गार्ड करता है इरिवर्सिबली डैमेज सेल्स को, तो उनका ये रेगुलेटर होता है। तो पेशेंट जिनको अब लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम होता है जिनमें TP53 जीन के अंदर जर्मलाइन म्यूटेशन आ जाती है, तो इस तरह की लीव फ्रॉम एनी सिंड्रोम वालों को ज़्यादा ग्रेटेस्ट एलिवेटेड इंसिडेंस होता है ऑस्टियोसार्कोमा का और एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कि इंटरफेयर करेंगी P53 के फंक्शन के साथ। वो कॉमन है स्पोरेडिक ट्यूमर्स में। देन है CDKN2A। CDKN2A जो है इनएक्टिवेट हो जाता है बहुत से ऑस्टियोसार्कोमास में। तो ये जो जीन है इनकोड करता है दो ट्यूमर सप्रेसर्स को, एक P16 को जो कि एक नेगेटिव रेगुलेटर है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस का, और दूसरा P14 जो कि P53 के ही फंक्शन को ऑगमेंट करता है, ठीक है। देन MDM2 और CDK4 ये भी याद रखिएगा सेल साइकिल के रेगुलेटर्स होते हैं जो कि P53 को इनहिबिट करते हैं और रेटाइनोब्लास्टोमा के फंक्शन को भी रिस्पेक्टिवली। तो ये ओवर एक्सप्रेस हो जाएंगे बहुत से लो ग्रेड ऑस्टियोसार्कोमास में, MDM2 CDK4। तो कह रहा है कि अब ये नोट वर्दी है कि ऑस्टियोसार्कोमास जो है पीक करते हैं अपने इंसिडेंस में अराउंड द टाइम ऑफ अडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट जब हो रहा होता है उस दौरान, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली ग्रोथ प्लेट वाले रीजन में ज़्यादा होते हैं बोन्स के अंदर जिसमें फास्टेस्ट ग्रोथ है, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोथ वाली बोन्स की भी ग्रोथ प्लेट में ज़्यादातर होते हैं। अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रोलिफरेशन इस तरह की साइट्स पे प्री डिस्पोज करेगी ऑस्टियोसार्कोमा को कि वो डेवलप हो जाए, ठीक है। एक तो टाइम पीरियड भी ग्रोथ स्पर्ट वाला है, एडोलसेंट पीरियड है, फास्टेस्ट ग्रोथ प्लेट भी है, उसमें होंगे तो जल्दी जल्दी ये ग्रो करता है। मॉर्फोलॉजी देखें, ऑस्टियोसार्कोमा बल्कि से ट्यूमर हैं जिनके ग्रिटी ग्रे वाइट और ऑफन उनमें यानी ग्रिटी और ग्रे वाइट होते हैं और इनमें हेमरेज के और सिस्टिक डीजेनरेशन के भी हमें एरियाज नज़र आते हैं। तो फिगर 21.17 में ये ऑस्टियोसार्कोमा दिखाया गया है प्रॉक्सिमल टिबिया का। तो इसमें देखिए ये टैन वाइट ट्यूमर जो है ये फिल कर रहा है मोस्ट ऑफ द मेडुलरी कैविटी को ऑफ द मेटाफाइसिस, ठीक है, मेटाफाइसिस को भी और प्रॉक्सिमल डायफाइसिस को ये फिल कर रहा है टैन वाइट। तो इसने इनफिल्ट्रेट कर दिया है थ्रू द कॉर्टेक्स, लिफ्ट कर दिया है पेरिओस्टियम को भी और एक सॉफ्ट टिश्यू मास बना दिया है दोनों साइड्स ऑफ द बोन्स पे, ठीक है। देन कह रहा है कि ट्यूमर जो है ना फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रॉय करता जाता है सराउंडिंग कॉर्टिसेस को और सॉफ्ट टिश्यू मासेस बना देगा, ये याद रखिएगा ऑस्टियोसार्कोमा में बनते हैं। तो ये स्प्रेड करता है एक्सटेंसिवली मेडुलरी कनाल के अंदर भी इनफिल्ट्रेट करता जाता है और रिप्लेस कर देगा मैरो को, ठीक है। इनफ्रीक्वेंटली ये पेनिट्रेट कर जाएगा एपीफाइजियल प्लेट को भी या फिर इवन जॉइंट के अंदर भी एंटर कर जाएगा।
इनफ्रीक्वेंटली। फॉर्मेशन ऑस्टियोइड मैट्रिक्स की या फिर मिनरलाइज्ड बोन की बाय द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज डायग्नोस्टिक ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा, यानी कि अगर ये ऑस्टियोइड मैट्रिक्स बनाए या फिर मिनरलाइज्ड बोन बनाए तो इससे हम डायग्नोस कर लेंगे, कंफर्म करेंगे कि ये ऑस्टियोसार्कोमा है। तो जिस तरह इस फिगर में दिखाया गया है 21.18 में, यहाँ पे फाइन लेस लाइक पैटर्न दिखाया गया है नियोप्लास्टिक बोन का, जो एनाप्लास्टिक मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स ने बनाया है ऑस्टियोसार्कोमा में। ठीक है, लेस लाइक पैटर्न। तो नोट करें, इसमें हमें एक एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर भी नज़र आ रहा है, जो एरो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो नियोप्लास्टिक बोन जो है उसमें यूजुअली फाइन लेस लाइक कन्फिगरेशन होती है। हमने कहा ना कि ऑस्टियोइड मैट्रिक्स की या मिनरलाइज्ड बोन की अगर फॉर्मेशन कर रहा है तो हम इसको डायग्नोस करेंगे। तो नियोप्लास्टिक बोन हमें फाइन लेस लाइक कन्फिगरेशन शो करेगा, लेकिन इसमें हमें ब्रॉड शीट्स भी डिपॉजिट कर सकता है ये, या फिर एज ए प्रिमिटिव ट्रेबिकुलाई। ट्यूमर के सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे शेप में, साइज में भी पिलियोमॉर्फिक होंगे, और फ्रीक्वेंटली इनमें लार्ज हाइपरक्रोमेटिक न्यूक्लियाई होगा। बिजार ट्यूमर सेल्स जो हैं, वास्कुलर इन्वेजन और नेक्रोसिस, ये भी इसमें बहुत कॉमन है। माइटोटिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, और इंक्लूडिंग एबनॉर्मल फॉर्म्स, उनमें भी हमें माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ कि फॉर एग्जांपल ट्राइपोलर माइटोसिस। ठीक है, एबनॉर्मल फॉर्म्स की भी माइटोसिस मिल सकती है, ट्राइपोलर माइटोसिस। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल कोर्स पे। तो ऑस्टियोसार्कोमा जो है, इनको हम ट्रीट करते हैं मल्टी मोडैलिटी अप्रोच के थ्रू, जिसमें आता है एक तो नंबर 1 नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, नंबर 2 सर्जरी के थ्रू ट्रीट किया जाता है, एंड नंबर 3 कीमोथेरेपी के थ्रू। अब अमाउंट जो है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नेक्रोसिस की, वो हमें मिली है सर्जिकल रिसेक्शन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फाइंडिंग होती है। कितनी अमाउंट ऑफ कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नेक्रोसिस हुई है, ठीक है, सर्जिकल रिसेक्शन पे, तो उससे हमें प्रोग्नोसिस का पता चलता है। अब इस तरह के एग्रेसिव न्यूप्लाज्म जो ना हेमेटोजेनियसली लंग्स के अंदर स्प्रेड कर जाते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आल्दो प्रोग्नोसिस जो है इंप्रूव हुई है सब्सटेंशियली सिंस द एडवेंट ऑफ कीमोथेरेपी, विथ 5 ईयर सर्वाइवल रेट 60 to 70% आ जाता है पेशेंट्स में, जिनमें कोई भी डिटेक्टेबल मेटास्टेसिस नहीं होती इनिशियल डायग्नोसिस पे। द आउटकम फॉर द पेशेंट विथ मेटास्टेसिस, रिकरेंट डिजीज और सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा इज स्टिल पुअर। उन वाले केसेस में पुअर प्रोग्नोसिस होती है जिनमें मेटास्टेसिस, रिकरेंट डिजीज या सेकेंडरी ऑस्टियोसार्कोमा हो गया हो, लेकिन जिनमें इनिशियल डायग्नोसिस पे मेटास्टेसिस नहीं हुई तो उनमें 5 साल का सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, 60 to 70% है। ठीक है, दैट्स इट। यहाँ पे ये बहुत ही डिटेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला ऑस्टियोसार्कोमा कंप्लीट हुआ। अगला जो ट्यूमर है वो आता है कैटेगरी में कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स। इसमें जो है इस तरह के जो ट्यूमर्स हैं, ये कैरेक्टराइज हुए हैं कि ये मतलब हाईलाइन कार्टिलेज बनाएंगे। बिनाइन कार्टिलेजिनस ट्यूमर ज़्यादा कॉमन है बनस्पत मैलिग्नेंट फंड्स के। तो सबसे पहले है इसमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा को याद रखिए, क्लिनिकली हम एक्सोस्टोसिस भी कहते हैं। ये असल में बिनाइन कार्टिलेज्ड कैप्ड ट्यूमर होता है, जो कि अटैच हुआ होता है अंडरलाइंग स्केलेटन के साथ बाय अ बोनी स्टॉक, यानी नीचे जो स्केलेटन है उसके साथ ये कार्टिलेज वाला ट्यूमर बोनी स्टॉक की मदद से अटैच हुआ होता है। तकरीबन 85% जो है ये सॉलिटरी होते हैं। ठीक है, बाकी जो है रिमाइंडर देखे गए हैं एज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का पार्ट जो है बाकी मिलते हैं। तो सॉलिटरी वाली जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास है, ज़्यादातर पहले डायग्नोज होते हैं लेट एडोलेसेंस के दौरान और या फिर अर्ली एडल्टहुड में भी, लेकिन मल्टीपल वाले जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास होंगे वो चाइल्डहुड के दौरान ही अपेरेंट हो जाते हैं। अब मेन याद देखिए, इसमें ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा अफेक्ट होते हैं बनस्पत वुमेन के। ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास जो है वो एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन की बोन्स की जो है वो वहाँ पे डेवलप करेंगे, बोन्स ऑफ द एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन, और ये मेटाफाइसिस से अराइज करते हैं नियर द ग्रोथ प्लेट ऑफ द लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स। ठीक है, उनकी ग्रोथ प्लेट के करीब जो है, स्पेशली नी के अराउंड जो है वो ये अराइज करेंगे। तो 21.19 में यहाँ दिखाया गया है ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। ठीक है, इसमें दिखाया गया डेवलपमेंट पूरी ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की, जो कि बिगिन हो रही है विथ एन आउट ग्रोथ फ्रॉम दी एपिफाइजियल कार्टिलेज। ठीक है, यहाँ से एक आउट ग्रोथ हुई और पूरा जो है ये एंडोकॉन्ड्रोमा डेवलप हुआ है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट होते हैं स्लो ग्रोइंग मासेस की तरह, जो कि बहुत पेनफुल हो सकते हैं अगर ये इम्पिंच कर गए नर्व के ऊपर, या फिर अगर इनमें ये जो स्टॉक है ना जो नज़र आ रही है ये फ्रैक्चर हो जाती है तो ये बहुत पेनफुल होगा। बहुत से केसेस में ये डिटेक्ट होते हैं इंसिडेंटली। मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस जो है उसमें क्या होता है कि अंडरलाइंग बोन्स बॉर्ड होंगी या शॉर्टन हो जाएंगी और रिफ्लेक्ट करेंगी एसोसिएटेड डिस्टर्बेंस इन द एपिफाइजल ग्रोथ। यानी जाहिर सी बात है, अगर बोन जो है वो बॉर्ड है या झुकी हुई है या छोटी हो गई है तो मतलब उसके एपिफाइसिस से ही ग्रोथ होती है ना, तो उसमें कोई डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये डेवलप ही एपिफाइसिस से करते हैं।
एंडोकॉन्ड्रोमास। अब पैथोजेनेसिस को देखें तो पैथोजेनेसिस देखें, हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस एसोसिएटेड होता है जर्म लाइन लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन के साथ। या तो ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन उसके EXT1 या फिर EXT2 जीन के अंदर हुई है और सब्सिक्वेंटली लॉस हो गया रिमेनिंग वाइल्ड टाइप अलील का इन द कॉन्ड्रोसाइट ऑफ द ग्रोथ प्लेट। ठीक है, वहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ग्रोथ प्लेट में वो लॉस हो गए हैं, अलील लॉस हो गए हैं। रिड्यूस एक्सप्रेशन EXT1 का या EXT2 का भी ऑब्जर्व हुआ है स्पोरेडिक ऑस्टियोकोंड्रोमास में। उनमें फिर स्पोरेडिक में इनका एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। अब इस तरह के ये जीन्स जो है ना इनकोड करते हैं एंजाइम्स को जो सिंथेसाइज करते हैं हेपेरिन सल्फेट ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेंस। ठीक है, उन एंजाइम्स में भी म्यूटेशन आ गई है। तो रिड्यूस्ड या एबनॉर्मल ग्लाइकोसमिनोग्लाइकेन प्रिवेंट करता है नॉर्मल डिफ्यूजन हेजहॉग फैक्टर्स की, जो कि लोकल रेगुलेटर्स होते हैं कार्टिलेज की ग्रोथ में। ठीक है, हेजहॉग फैक्टर्स और कार्टिलेज की ग्रोथ के लोकल रेगुलेटर्स हैं, तो उनकी नॉर्मल डिफ्यूजन नहीं हो पाएगी, देयर बाय डिसरप्ट हो जाएगा कॉन्ड्रोसाइट की डिफरेंशिएशन और स्केलेटल डेवलपमेंट डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी है थोड़ी सी पैथोजेनेसिस। मॉर्फोलॉजी, अब ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास सेसाइल होंगे या पेडंक्युलेटेड होंगे, रेंज करेंगे 1 से लेके 20 सेंटीमीटर। कैप इनका जो है ना ये कंपोज हुआ होता है बिनाइन, देखें हाईलाइन कार्टिलेज का, जिस तरह यहाँ पे दिखाया गया है 21.20 में भी देखें तो ये ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा है। रेडियोग्राफ है यहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की, जो कि अराइज कर रहा है डिस्टल फीमर से। ठीक है, देखिए इस तरह से ये अराइज किया है। और यहाँ पे जो है ना बी फिगर में कार्टिलेज का कैप देखें, इसमें हिस्टोलॉजिक अपीयरेंस है डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ प्लेट लाइक कार्टिलेज की। ठीक है, उसकी हिस्टोलॉजी में हमें ग्रोथ प्लेट लाइक कार्टिलेज डिसऑर्गेनाइज सा नजर आएगा। तो ये कवर हुआ हुआ है पेरिफेरली बाय द पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिफेरी में इसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम भी है। अब कार्टिलेज जो है इसकी अपीयरेंस होती है डिसऑर्गेनाइज ग्रोथ प्लेट की, जो भी हमने हिस्टोलॉजी में देखा, और इसमें एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हो जाएगी विथ न्यूली मेड बोन फॉर्मिंग द इनर पोर्शन ऑफ द हेड एंड स्टॉक। यानी इस तरह से जो हेड एंड स्टॉक है वहाँ पे इस तरह से बोन की फॉर्मेशन होगी, न्यूली फॉर्म्ड बोन, क्योंकि उसमें एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन हो रही है। ठीक है, हेड का और स्टॉक का इनर पोर्शन ये बना रही है। अब कॉर्टेक्स जो है स्टॉक का ये मर्ज करता है विद द कॉर्टेक्स ऑफ द होस्ट बोन, देखें उसके साथ, होस्ट की बोन के साथ, जिसके नतीजे में कंटिन्यूटी आ गई है बिटवीन द मेडुला ऑफ द ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा एंड द होस्ट बोन। देखें इनका मेडुला भी देखें बिल्कुल कंटिन्यूस है। अब आ जाए क्लिनिकल कोर्स पे, तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास जो है यूजुअली स्टॉप कर जाएंगे ग्रोइंग एट द टाइम ऑफ द ग्रोथ प्लेट क्लोजर। जब ग्रोथ प्लेट का क्लोजर होता है ना उस एज में इनकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। सिम्टोमेटिक ट्यूमर्स उनको हम एक्सीजन के थ्रू सिंपल एक्सरसाइज करके क्योर करेंगे। स्पोरेडिक वाले केसेस जो हैं रेयरली, उनमें मोस्ट कॉमनली वो जिनमें मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस हो गई है, जो 5% से 20% है केसेस, तो उनमें ऑस्टियोकॉन्ड्रोमास प्रोग्रेस कर जाएंगे कॉन्ड्रोसार्कोमा के अंदर। ठीक है, मैलिग्नेंसी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा कंप्लीट हुआ। दूसरा है हमारे पास कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमास अब बिनाइन ट्यूमर ही है, लेकिन याद रखिएगा हाईलाइन कार्टिलेज के हैं, जो कि ज़्यादातर एंडोकॉन्ड्रल ओरिजिन वाली बोन्स में होंगे। ठीक है, हमारी एंडोकॉन्ड्रल बोन्स जहाँ से बनती हैं, तो ये मेडुलरी कैविटीज़ के अंदर अराइज करेंगे तो एंडोकॉन्ड्रोमा कहेंगे, या कॉर्टिकल सरफेस पे तो जक्स्टा कॉर्टिकल कॉन्ड्रोमा कहेंगे। एंडोकॉन्ड्रोमा ज़्यादातर डायग्नोज होते हैं इंडिविजुअल में 20 से 50 साल की उम्र के दरमियान। ये टिपिकली सॉलिटरी मेटाफाइजल लेशन की तरह अपीयर करेंगे ऑफ द ट्यूबुलर बोन्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट। ठीक है, सॉलिटरी सी मेटाफाइजल लेशन होगी ट्यूबुलर बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट्स की, इस तरह से ये अपीयर करेंगे। रेडियोग्राफिक फीचर जो है वो कंसिस्ट करते हैं, हमें सर्कमस्क्राइब्ड ल्यूसेंसी मिलती है विथ सेंट्रल इरेगुलर कैल्सिफिकेशन, स्क्लेरोटिक सा रिम होगा और अंदर इंटैक्ट कॉर्टेक्स होगा। तो इस फिगर में देखिए 21.21 में यहाँ दिखाया गया है एंडोकॉन्ड्रोमा प्रॉक्सिमल फैलिंग्स का। तो देखिए ये रेडियोलूसेंट सी नोड्यूल है कार्टिलेज की, सेंट्रल कैल्सिफिकेशन इसमें मौजूद है जो इसको थिन कर रही है, लेकिन ये सेंट्रल कैल्सिफिकेशन जो है वो ये सेंट्रल कैल्सिफिकेशन पेनिट्रेट नहीं कर रही कॉर्टेक्स को। ठीक है, तो ये एंडोकॉन्ड्रोमा है। कॉर्टेक्स जिसका बिल्कुल इंटैक्ट होता है, स्क्लेरोटिक रिम है, अंदर इरेगुलर कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है सेंटर में, और ये रेडियोलूसेंट है। तो देखिए ओलियर डिजीज़ और मेफोसी सिंड्रोम ये डिसऑर्डर्स हैं जो कैरेक्टराइज हुए हैं, जिसमें हमें मल्टीपल एंडोकॉन्ड्रोमास मिलते हैं, एंडोकॉन्ड्रोमेटोसिस कहेंगे। मेफोसी सिंड्रोम जो है बाकी रेयर ट्यूमर्स के साथ भी एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों डिजीज़ के नाम याद होने चाहिए जिसमें हमें एंडोकॉन्ड्रोमास मिलते हैं। अब मोस्ट
याद रखिएगा कि जो मोस्ट एंडोकोंड्रोमास होते हैं लार्ज बोन्स में, वो एसिम्टोमेटिक ही रहते हैं और इंसिडेंटली डिस्कवर होते हैं, ठीक है। तो ओकेजनली ये पेनफुल होंगे और पैथोलॉजिक फ्रैक्चर भी करवा सकते हैं लार्ज बोन्स के अंदर जो होंगे। ट्यूमर्स जो है एंडोकोंड्रोमेटोसिस में वो बहुत से हो सकते हैं, न्यूमरस और लार्ज, और प्रोड्यूस करेंगे सिवियर डिफॉर्मिटीज़, स्पेशली डिजिट्स की डिफॉर्मिटीज़। दैट्स इट। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। तो कॉन्ड्रोमा की पैथोजेनेसिस में याद रखिएगा हेट्रोजाइगस गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाती है IDH1 एंड IDH2 जीन्स में। अब ये देखिए जीन्स भी डिफरेंट है, जो कौन से एंजाइम को कोड कर रहे हैं, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज को, जो कॉन्ड्रोसाइट्स ऑफ सिंड्रोमिक एंड सोलिटरी एंडोकॉन्ड्रोमास में आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है, ये एंजाइम। अब पेशेंट जिनको एंडोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम है वो मोज़ेक्स होते हैं, हार्बर करेंगे IDH म्यूटेशन को इन ओनली अ सबसेट ऑफ अदरवाइज नॉर्मल सेल्स थ्रू आउट देयर बॉडीज़। उनमें म्यूटेशन ये वाली मिलेगी। तो म्यूटेशन जो है कन्फर करती है न्यू एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑन द IDH प्रोटीन दैट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ 2-हाइड्रोक्सीग्लूटारेट, ठीक है। 2-हाइड्रोक्सीग्लूटारेट की जो है उसकी सिंथेसिस होगी। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में डिस्कस किया, ये जो है सो कॉल्ड ऑन्कोमेटाबोलाइट इंटरफेयर करेगा DNA मिथाइलेशन की रेगुलेशन के साथ, और ये बहुत ही आल्सो इम्प्लीकेट हुआ है सर्टेन ग्लियल ट्यूमर्स में और सबसेट ऑफ अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज में, ठीक है। अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमियाज में भी हमें मिलता है। अब मॉर्फोलॉजी पे आ जाए इसकी। एंडोकोंड्रोमा ज़्यादातर छोटे होते हैं 3 सेंटीमीटर से, और ग्रे ब्लू होंगे याद रखिएगा, और ट्रांसलूसेंट भी होंगे। तो ये वेल सर्कमस्क्राइब्ड से नोड्यूल्स के बने होंगे हाइलाइन कार्टिलेज की, जिनमें बिनाइन कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होंगे। तो इस फिगर में देखिए 21.22 में एंडोकोंड्रोमा दिखाया गया जो कि एक नोड्यूल का बना हुआ है हाइलाइन कार्टिलेज की, इनकेस हुआ हुआ है एक पतली सी लेयर ऑफ रिएक्टिव बोन में इनक्लोज हुआ हुआ है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पेरिफेरल जो पोर्शन है ना नोड्यूल का, उसमें एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हो जाएगी और उसका सेंटर जो है वो भी कैल्सिफाई हो सकता है और इन्फाक्ट हो सकता है। सिंड्रोमिक एंडोकोंड्रोमास कभी कभार ज़्यादा सेल्यूलर होते हैं और ज़्यादा A टाइप या उनमें हमें मिलता है सिंड्रोमिक में बनिस्बत स्पोरेडिक एंडोकोंड्रोमास के। क्लिनिकल कोर्स क्या होगा, ग्रोथ पोटेंशियल जो है ना कॉन्ड्रोमास का वो लिमिटेड होता है। ट्रीटमेंट डिपेंड करता है उसकी क्लिनिकल सिचुएशन पे। यूजुअली हमने ऑब्जर्वेशन करनी होती है और क्यूरेटेज। सॉलिटरी वाली जो कॉन्ड्रोमास है वो रेयरली उनमें कोई सार्कोमेटस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो